सुनाते तुम्हें साईं की ये कहानी, सुनाते तुम्हें साईं की ये कहानी। सुनो साईं वाणी, सुनो साईं वाणी, सुनो साईं वाणी। तो भाई जी, मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगा कि बाबा से जुड़ा हुआ आपका 1988 में, आप रेगुलर, आपने बोला कि जंगल में भी होता हूँ तो बाबा जो है अपने पास बुला लेते हैं वीरवार के वीरवार। तो ये साईं अमृत कथा जो है, इसकी शुरुआत कब हुई, कहाँ हुई और कैसे हुई, सारे भक्त ये जानना चाहेंगे। देखिए, बड़ा अद्भुत किस्सा है। इससे कि पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि श्री साईं अमृत कथा की शुरुआत कैसे हुई, हाँ मैं वही बताता हूँ आपको कि सन 88 में बाबा से प्रत्यक्ष जुड़ाव हुआ। परोक्ष जुड़ाव तो मेरा सन 72 से चल रहा है, प्रत्यक्ष जुड़ाव मेरा सन 88 से हुआ। उसके बाद मन में बहुत इच्छा हुई उन्हीं मित्रों के साथ जिन्होंने ये अलख जगाई, उन्हीं मित्रों के साथ कई बार जाने का, शिरडी जाने का प्रोग्राम बना, लेकिन जा नहीं पाया। दिसंबर 1991 में मेरी शादी हुई और तब तक शिरडी में कदम रखने की इजाजत नहीं मिली थी। बने बने टिकट कैंसिल हो गए, प्रोग्राम कैंसिल हो गए, कोई भी ऐसी विपदा आई कि 4 साल तक बाबा ने लटकाए रखा। 26 जनवरी 1992 को एक दोस्त की बॉम्बे में शादी थी, हम लोग गए थे। मेरी पत्नी के फूफा की उन दिनों शिरडी की डेली नाइट सर्विस चलती थी कि दादर से बस चलती थी, दर्शन करा करके वापस लेकर के आती थी। तो हम क्या मिलने गए, नई नई शादी हुई तो रिश्तेदारों क्या मिलने ले ही जाते हैं, डिनर पे जाना हो तो उन्होंने कहा शिरडी जाओगे, अरे मैंने कहा बिल्कुल जाएंगे साहब। तो उस दिन दोपहर को, बुधवार के दिन दोपहर में ये बात हुई। रात बोले 7 बजे दादर से बस चलेगी, आपके लिए 2 आगे वाली सीटें जो मेरी रहती हैं वो आपके लिए बुक करा दी मैंने, आप तो चले जाओ कल। तो 29 जनवरी 1992 को हम शाम को 7 बजे दादर से चले। दूसरे दिन सवेरे करीब 3:30 पौने 4 बजे शिरडी उस बस ने हमको साईं पैलेस होटल पे उतारा। किसी ने बताया कि बाबा की आरती अभी शुरू होगी, आप तो तुरंत चले जाइए वहां पे। तो हम लोगों ने बस फटाफट स्नान किया, फ्रेश कपड़े पहने और 5:30 बजे लाइन में जाके लग गए। इसके बाद ये हुआ कि जो आरती 5:30 बजे, जो उन दिनों 5 बजे स्टार्ट होती थी, हम लोग 5:30 बजे लाइन में लगे। उन दिनों भीड़ बहुत कम होती थी, बहुत कम यानी बहुत कम भीड़ होती थी। और मैं आपको बता दूं कि वहां पे उन दिनों में आरती के लिए लाइन लगती थी, जो क्यू लगती थी वो वहां लगती थी जहां से आज हम बाबा के वो खिड़की से दर्शन करते हैं मूर्ति के। उसके सामने जो एक एम्फी थिएटर जैसा कॉम्प्लेक्स अभी बना है, उस समय में कच्ची मिट्टी होती थी, वहां पे क्यूज बने हुए थे। और बाबा ने ये लीला रची कि उन दिनों में जब भीड़ नहीं होती थी, उस दिन भी बाबा ने 5 बजे से जो लाइन में खड़ा किया था, 5:30 बजे से 8:30 बजे जाके दर्शन दिए। 3 घंटे हम लोग पूजा की थाली हाथ में लिए, मैं और पत्नी खड़े रहे। अच्छा, इत्तेफाक वाली बात है कि मेरी पत्नी इससे पहले 3 बार शिरडी और वहां थी, तो उन्हें वहां के रीति रिवाज पता थे, शादी से पहले अपने रिश्तेदारों के साथ गई थी। तो ये इस तरह से हुआ, बाबा ने पहली बार वो रास्ता खोला। उसके बाद बाबा ने ये कृपा की कि थोड़ा जल्दी जल्दी बुलाना शुरू किया। और ये बड़ा सौभाग्य दिया बाबा ने कि मेरे साथ कई सारे लोगों को, फर्स्ट टाइमर्स को शिरडी बुलाने का बाबा ने मुझे मौका दिया। चलो शिरडी चल रहे हैं, गाड़ी से जाते थे तो चलो गाड़ी में मैं और पत्नी जाते थे तो 2 लोग हैं, चलो और 2 लोग बैठ जाओ। बच्चे छोटे थे तो भाई उनको गोदी में बिठा लेंगे, चलो आप लोग चलो। तो ये बाबा ने बड़ा सौभाग्य दिया इस प्रकार से। तो वहां पे जब मैं कुछ सालों में जब जाने लगा और बाबा की कृपा से जब द्वारका माई, गुरुस्थान, चावड़ी, इन जगहों पर बाबा पदार्पण का मौका देते, तो जो हमारे साथ फर्स्ट टाइमर्स आते उनको मैं वहां के किस्से बताता कि यहाँ पे बाबा इस पत्थर पे बैठते, यहाँ पे चूल्हे पे खाना पकाते, ये उन्होंने धूनी जलाई थी, ये उनका द्वारका माई पोज है। तो ये करते 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 ऐसा लगने लगा कि मैं शायद उनके सामने कथा कर रहा हूं, खड़े खड़े। और बाबा ने खूब आनंद दिया, यानी मैं बताऊं आपको कि
30 जनवरी 1992 के बाद दूसरा उन्होंने बुलावा दे दिया धनतेरस 1992 में। उसके बाद क्रिसमस 1992। उसके बाद बाबा ने और जल्दी जल्दी बुलाना शुरू किया। उन्होंने देख लिया कि यार ये इसकी बीमारी जो है इसको मैं क्योर कर सकता हूँ। बोलो जो बीमार ज्यादा होता वो डॉक्टर के पास ज्यादा जाता, तो इसलिए बाबा ने मुझे जल्दी जल्दी बुलाना शुरू कर दिया। तो अब आपको तो मुझे नहीं पता आप उन दिनों में कभी आपका बुलावा शिरडी का हुआ था या नहीं हुआ था। मैं आपको बहुत रोंगटे खड़े कर देने वाला एक अनुभव मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी जो एक पीछे स्टेज बना हुआ है, सबसे पीछे जहां भजन होते हैं, पहले ये स्टेज होता था आगे, करीब 30 फुट आगे होता था ये। और यहाँ जहां अभी स्टेज है वो सत्यनारायण पूजा दालान हुआ करता। तो मेरा कुछ नहीं होता था, मैं जाता था शिरडी और वो वाले स्टेज जो पहले होता था वहां जाके केवल बैठा रहता, घंटों बैठा रहता था उस स्टेज पर, बाबा को देखता रहता, क्योंकि वो थोड़े हाइट पे था तो वहां से बाबा बिल्कुल क्लियर दिखता, और भीड़ भड़क ये सब मजा नहीं आता, तो मैं वहीं बैठता था। तो एक दिन मैं जब वहां बैठा था, अच्छा ये मजे की बात है, जो उस जमाने में भीड़ कम होती थी तो पुजारी सेवादार बाबा को भोग लगाते थे, तो सीधे वो प्रसाद हम लोगों को वहां पीछे स्टेज पे देने आ जाते। कभी साबूदाना खिचड़ी ले आते, कभी झुनका भाकर ले आते बाबा के भोग में से, खूब खाया। हाँ, एक दिन जब मैं वहां बैठा था तो एक सफेद लुंगी और कफनी पहने हुए सज्जन आए, दाढ़ी वाड़ी थी उनकी। बोले आप सुमीत पोंडा है। अब ये है 93-94 की बात है, जब मुझे भोपाल में भी इतने लोग नहीं जानते थे। भोपाल हालांकि बहुत शहर छोटा था लेकिन इतने लोग नहीं जानते थे, और मुझे भी अचरज हुआ कि ये सब मुझे कौन जानता है, शिरडी मुझे जानने वाला कौन मिल गया। मैंने कहा जी मैं सुमीत पोंडा। बोले आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको जानता हूँ। मैं उन्होंने बताया शर्मा नाम। बोले मैं एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर हूँ, मध्य प्रदेश से रिटायर हुआ हूँ और मैं शिरडी में बस गया हूँ। मैंने कहा आप मुझे कैसे जानते हैं? तो हंसने लगे उस बात। बोले क्या कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं साहब, यहाँ पीछे बैठा हूँ, बाबा को देख रहा हूँ। उन्होंने वो वाक्य बोला मुझे जिससे मैं आज तक मैं उस वाक्य को याद करता हूँ, उस परिस्थिति को याद करता हूँ और उस वाक्य को याद करता हूँ, तो मेरे आज भी आंखें भर आती हैं। उन्होंने कहा कि जो पीछे होता है ना उसको बाबा सबसे पहले देखता है। तो उस जगह पर जो मैं बैठा था, उसके बाद वो सज्जन मुझे शिरडी में 1-2 बार और दिखे। जैसे पहले आपको याद होगा कि कल्पतरू होटल के सामने से हम गेट नंबर 3 है वहां जाते थे, तो बीच में बहुत सारी छोटी छोटी टेम्पररी दुकानें होती थी, उनके बीच में से आपको जाना पड़ता था। अभी तो रोड जैसी हो गई, वो समाधि शताब्दी मंडप हो गया, वहां पे ढेर सारी पहले दुकानें होती थी, खोमचे जैसी छोटी छोटी और तिरपाल लगी हुई, और उसमें से आपको जाना रहता था मंदिर की। तो वहां पे मुझे, मैं जाऊं और पीछे से आवाज आ जाए पोंडा साहब, पलट के देखो तो वही शर्मा जी हाथ हिला रहे हैं। तो 2-3 बार मुझे देखे, लेकिन उसके बाद वो कभी शिरडी में नहीं देखे। और वो स्टेज पे जहां मैं पीछे बैठा था, अब वो स्टेज और पीछे चला गया है, वहां पे ही बाबा ने मुझसे कई दफे भजन करवाए, कई दफे मेरी हाजिरी लगवाई, और वहां से बहुत आगे खींचा बाबा ने। तो ये उनकी बड़ी लीला है। श्री साईमृत कथा की शुरुआत ऐसे ही मैंने आपको बताया कि लोगों को मैं बाबा के किस्से सुनाता। धीरे धीरे ये बात समझ में आने लगी कि हम लोगों ने बाबा को महज अपनी इच्छा पूर्ति का माध्यम बना रखा। हम में से अधिकांश लोगों का बाबा के साथ नाता वही है कि हम जाते हैं उनसे कुछ मांगने, हम जाते हैं मांगते हैं, वो दे देता है, हम और मांगते हैं वो और देता है। तो मन में ये ख्याल आया कि जो मंदिर के बाहर बैठ करके भीख मांग रहा है और हम लोग जो मंदिर के अंदर भीख मांग रहे हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं। वो बल्कि वो ज्यादा अच्छा है, कम से कम वो अपने सही स्वरूप में है कि वो भिखारी है और भीख मांग रहा है, और हम लोग सेठ बन करके भीख मांगते हैं। तो एक ये अंतःकरण से ये प्रेरणा हुई कि बाबा इससे कहीं अधिक है। महज हमारी इच्छा पूर्ति के माध्यम से बाबा कुछ और है, उस बारे में बात की जाना चाहिए।
कैसे बात की जाए। अब बेस क्या रहेगा? बेस रहेगा श्री साईं सच्चिदानंद। और बाबा ने मुझसे इस प्रेरणा से पहले कई दफे सच्चरित्र पढ़वाया, और हर बार मैं पढ़ता और मुझे वो नए जैसा लगता। हालांकि उसमें वही 261 लीलाएं हैं बाबा की। दाभोलकर जी को सन 1910 में प्रेरणा हुई और उन्होंने इस सच्चरित्र को लिखा बाबा की प्रेरणा और अनुमति से। और उसके बाद बाबा ने 1918 में समाधि ली। ये 1910 से लेके 1918 तक की मेजरली इतनी 261 घटनाओं का एक लेखा जोखा। लेकिन हम लोग में से अधिकांश लोग उसको बाबा के चमत्कारों के रूप में हम समझते हैं कि बाबा के चमत्कारों का लेखा जोखा। जब हम इसको पढ़ते हैं तो इनमें से कहीं ना कहीं हमको अपनी मन की दुखियों का समाधान मिलता। कई बार ऐसे हुआ कि भोपाल से ड्राइवर से कहा कि तू गाड़ी चला। मैं पीछे की सीट पे अकेला था, गाड़ी में बैठा, पीछे की लाइट जलाई। रात को 9 बजे शुरू किया भोपाल से सफर। पीछे की सीट पर सच्चरित्र पढ़ना शुरू किया। जब तक सवेरे 10-11 घंटे में शिरडी पहुंचा तब तक सच्चरित्र का पारायण पूरा हो गया। सीधे जाके दर्शन किए। कई बार ऐसा हुआ कि मस्जिद माई में पहले तो बैठ के आराम से हम लोग बैठ के सच्चरित्र पढ़ते थे, कोई बहुत भीड़ कम रहती थी, घंटों बैठे रहे। तो एक बार ऐसा हुआ कि लंच करने के बाद दोपहर 2-2:30 बजे सच्चरित्र का पारायण बाबा ने शुरू कराया। दूसरे दिन सवेरे काकड़ आरती के पहले अब तो हो गया और सीधे काकड़ आरती में चले गए दर्शन के लिए। तो ये प्रेरणा हुई कि सच्चरित्र का जो अर्क है, जो एसेंस है, वो लोगों तक पहुंचे। क्योंकि बाबा हमें अपना जीवन समृद्ध करने का मौका देते हैं और उसका जरिया ये सच्चरित्र। तो उसकी बातें लोगों तक पहुंचाने की प्रेरणा हुई। कुछ भोपाल में दोस्तों से बातें की तो उन्होंने एकदम पहले तो हतप्रभ हो गए, आप कथा करोगे? मैंने कहा कथा नहीं, मैं बाबा की बातें करूंगा। कुछ मंदिर वालों को हमने जोड़ा तो एक मंदिर के मठाधीश कहता हूँ इन लोगों को, तो नाराज हो गए मुझसे। बोले सच्चरित्र इतना सा है, उसमें आप 3 दिन तक क्या बात करो। पहली कथा 3 दिन की हुई। सबसे पहले कथा ये हुई कहाँ थी और कैसे हुई? उन्होंने कहा तुम 3 दिन तक सच्चरित्र का क्या बात करोगे, उस पर है इतना सा? मैं नहीं करूंगा, बाबा करेंगे। 3-3 घंटे डेली करोगे? मैंने कहा साहब बाबा ने प्रेरणा यही दी। साहब दोस्तों ने बड़ा हौसला बढ़ाया और ऐसे उसका आयोजन, भोपाल की बात है, मैं आपको उसका भी एक बड़ा सुंदर कोइंसिडेंस है वो बताता हूँ। डेट्स भी बाबा ने तय करी, 14, 15, 16 जनवरी 2014। तो दोस्तों ने सबने ऐसे मेहनत की जैसे घर में बेटी की शादी हो। खूब, हाँ खूब, साहब चलो हमारा दोस्त कर रहा है तो हम हर तरह से इसको मोटिवेट करें। जब मैं इसके लिए और तैयारी कर रहा था और अध्ययन कर रहा था, क्योंकि सच्चरित्र जब हम पढ़ते हैं तो हमको छितरा बितरा तितरा दिखता है कि उसमें हमको कई जगह कंटिन्यूटी का अभाव समझ में आता है। और लिखा भी दाभोलकर जी ने हनुमत पद्धति से है कि जैसे हनुमान जी वानर रूप में कभी एक डाल से दूसरी डाल, दूसरे से तीसरी डाल, कहीं से भी शुरू होता, कहीं से भी होता। तो इसको जोड़ने के लिए बाबा के समय का और ढूंढा लिटरेचर। उसमें समझ में आया कि बाबा ने जब एक बार डेट तय करा दी 14, 15, 16 जनवरी 2014, तो ये ज्ञात हुआ कि 14 जनवरी को नाना साहब चांदोरकर का जन्मदिन पड़ता, जो बाबा के बड़े प्रिय भक्त थे। और बाबा ने उनको बुलाया था, कई बार कहलवा करके बुलाया, और जब आया तब ये कहा कि तेरा मेरा 3 जन्मों का नाता है नाना। तो ये 14 जनवरी को भोपाल में 2014 में इसकी शुरुआत हुई इस प्रकार।